कहिएगा कि ये जो वफाकी आईनी अदालत ने नाबालिग बच्चों के मुकदमात में सरपरस्त की और तकर्री लाजमी करार दी, वो भी गैर जानिबदार। कानून की नज़र से इस फैसले की क्या इंपॉर्टेंस है और इसके क्या असरात होंगे और निचली अदालतों पर कितना अमल दरामद करना आसान होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। वफाकी आईनी अदालत का ये जो फ़ैसला है, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो है उनका तहरीर करदा है 3 रुकनी बेंच का ये फ़ैसला है। और इसमें जो है वो नाबालिग बच्चे और पर्दा नशीन लेडीज़ और ज़ईफ़ या डिसेबिलिटी वाले जो लीगल डिसेबिलिटी में लोग हैं, उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की बाबत ये एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है। और इसमें बड़ी वाज़ेह हदायत और डायरेक्शंस भी सिविल कोर्ट्स को या रेवेन्यू कोर्ट्स को जहाँ पे इन जो है वल्नरेबल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी के ये जो सेगमेंट हैं उनके हकूक़ की प्रोटेक्शन के लिए। बेसिकली ये मामला ये था कि एक सिविल केस दायर हुआ सिविल कोर्ट में, जिसमें दावा दायर किया मुद्दईयान ने और जिनके ख़िलाफ़ दायर किया उनमें से एक मुद्दा है जो कि वालदा थी, उसके अलावा सारे जो थे वो नाबालगान थे। अच्छा, तो अब वालदा ने जो है वो राज़ीनामे पे जो है वो केस का फ़ैसला करवा दिया और एक डिग्री पास हो गई। लेकिन बाद में वालदा ने ही उसी ट्रायल कोर्ट में उस डिग्री को मनसूख करने के लिए दरख्वास्त दे दी कि ये मैं एक तो ये वहाँ पे जो नाबालगान की हद तक उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो कानून में पैरामीटर दिए गए हैं, जो कि किसी भी नाबालगान के ख़िलाफ़ केस होता है या वो करते हैं तो उनका जो है वो गार्डियन मुकर्रर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर उनके ख़िलाफ़ ना केस हो सकता है ना किया जा सकता है। इसी तरह ख़ातून ने यह अलर्ज किया कि मैं एक इलिटरेट घरेलू ख़ातून हूँ, पर्दा नशीन लेडी हूँ, मुझे वो सीक्वेंस या वो जो मुझे जो है वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो मैं उससे आगाह नहीं थी और मुझसे फ्रॉड से चीटिंग से जो है बयान कंप्रोमाइज़ करके ये फ़ैसला दिलवाया गया है। तो जो वो एक दरख्वास्त दी गई थी उसी अदालत में, वो ट्रायल कोर्ट ने वो दरख्वास्त खारिज फरमा दी, जिसकी बाबत अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में हुई, जो रिवीजन हुई। तो रिवीजनल कोर्ट ने उसके मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए मैटर रिमांड कर दिया और रिमांड करने के बाद ट्रायल कोर्ट को ये अहकामात दिए कि फ़ैसला जो है मेरिट पे नए सिरे से किया जाए फ़रीक़ान को सुनने के बाद। और फिर उसके बाद जो जिसके हक़ में फ़ैसला था वो फ़रीक़ान लाहौर हाई कोर्ट में आ गया रिट पटिशन की सूरत में और उसने वो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला बहाल कर दिया। जो मामला वफाकी आईनी अदालत में जो है वो चला गया, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो ये फैसला फरमाया, जिसमें मुअज़्ज़ज़ वफाकी आईनी अदालत ने ये फरमाया कि जब भी कोई केस किसी अदालत में आता है, सिविल केस है, तो वो सबसे पहले जब केस में मुद्दईयान या मुद्दा अलैहान की तरफ से कोई नाबालिग है तो फौरन वहाँ पे ऑर्डर 32 जो है रूल 2, 3, 4, 7 जो है उनका इतलाक होता है कि प्रोसीडिंग। सब ये भी बताइएगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है उसने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला कलअदम करार दिया है, उसके पीछे कौन से बुनियादी आईनी या कानूनी हुक्म थे जिन्हें हाई कोर्ट के अंदर नज़रअंदाज किया गया? देखिए, मुअज़्ज़ज़ वफाकी आईनी अदालत ने सबसे पहले तो ये फरमाया कि सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 32 जो है उसकी वाज़ेह कमांड है कि जब भी किसी नाबालिग की तरफ से या नाबालिग के खिलाफ केस दायर हो तो सबसे पहले जो है अदालत की जो ड्यूटी है वो नाबालिगान का जो है गैर मतनाज़ा या गैर जानबदार जो है वो गार्डियन मुकर्रर होना ज़रूरी है। और इस केस में जो था नाबालिगान की तरफ से गार्डियन मुकर्रर करने की तरफ कोई दरख्वास्त नहीं आई और बगैर गार्डियन मुकर्रर किए ऑर्डर 32 की जो कमांड है उसको फॉलो किए बगैर स्टेटमेंट या राजीनामा होके जो है वो दावे का केस का फैसला हुआ। और दूसरा, अदालत ने यह भी फरमाया कि ऑर्डर 32 रूल 7 में ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट की लीव जो है मतलब गार्डियन मुकर्रर भी हो जाए तो इसके बावजूद भी गार्डियन ने जो भी स्टेटमेंट देनी है अदालत की इजाज़त से देनी है। तो यहाँ तो गार्डियन मुकर्रर ही नहीं हुआ। और दूसरा, अदालत ने फरमाया कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो है वो बड़ा वाज़ेह है, उसमें लिखा हुआ है कि जब भी कोई नाबालिगान जो हैं उनकी ज़ात का या जायदाद का मामला हो या उनके कोई प्रॉपर्टी राइट्स का मामला हो तो उनका गार्डियन मुकर्रर किया जाता है। यहाँ तक भी फरमाया नसीर साहब, इसी पॉइंट की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि अदालत ने ये जो शर्त रखी है कि सरपरस्त ऐसा हो जिसका अपना कोई ज़ाती मफाद ना हो, गैर जानिबदार हो। अब अगर हम देख लें तो जो जायदाद के मामलात हैं, तनाज़ात हैं, इसमें ऐसे गैर जानिबदार शख्स का इंतखाब
किस तरह से मुमकिन हो सकता है, इस बारे में भी रहनुमाई कर। देखिए, अदालतें मुअज़्ज़ज़ अदालतें जब गार्डियन का मामला आता है यूजुअली उसी वक्त होता है कि जब पेरेंट्स में आपस में या तो तलाक हो जाती है या दोनों में से किसी की वफात हो जाती है, तो अगरचे वालिद या वालदा में से कोई एक नेचुरल गार्डियन तो होता है, लेकिन इसके बावजूद उनकी प्रॉपर्टी है या उनकी ज़ात है, कल को बच्चों ने स्कूल में दाखिल होना है, पासपोर्ट बनना है, ID कार्ड बनना है, तो गार्डियन ज़रूरी है। तो वो गार्डियन जो है वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत जो है वो पिटीशन दायर करके वो गार्डियन मुकर्रर होता है। और गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में ही बताया गया है कि वो कौन से सर्कमस्टांस हैं। सेक्शन 17 बताता है कि किन चीज़ों को देखते हुए अदालत गार्डियन मुकर्रर करती है। एक तो गार्डियन का देखा जाता है जिसको मुकर्रर करना है, उसकी एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका माइनर के साथ रिलेशन क्या है, या जो पेरेंट्स थे उनकी कोई नसीहत है कि हमारी गैर मौजूदगी में इसको गार्डियन होना चाहिए, या गार्डियन जो है उसका स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो जो कोई ऐसी चीज़ जो कि माइनर के मफाद के कंट्राडिक्टरी तो नहीं है। प्योर जब कोई गार्डियन मुकर्रर होता है तो वो सिर्फ माइनर की वेलफेयर के लिए होता है, और माइनर के अगर जो कोई एसेट्स हैं उनकी जो है वो देखभाल के लिए होता है, और उस वक्त तक किसी को गार्डियन मुकर्रर करके माइनर के एसेट्स जो है उसके हवाले किए जाते हैं ताकि हक तलफी का कोई अंसर जो है ना वो हो, बाकी ना रहे। बिल्कुल ठीक है कमर साहब, फैसले में ये भी कहा गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की मिल्कियत के जो तनाज़े में अब गैर ज़रूरी उजलत जो है वो नहीं की जाएगी। क्या इस शर्त से जो केसेस हैं जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, डेट्स ले ली जाती हैं, वो अब ऐसा नहीं हो पाएगा? देखें जी, बच्चों हमारे आइन में बड़ा वाज़ेह है, प्रीएम्बल जो है उसमें भी है कि आइन पाकिस्तान जो है वो शहरियों के फंडामेंटल राइट्स या जो है सोशल जस्टिस या जो है वो प्रोटेक्शन, उसका बड़ा जो है वो कमांड दी गई है। लेकिन जो माशरे के वीकेस्ट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी हैं, वल्नरेबल आस्पेक्ट है, जैसे ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, अकलियतें हैं, ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, डिसेबल हैं, तो इन सब के लिए अदालतें जो हैं, जब मामलात अदालतों में आते हैं तो आइन की बड़ी वाज़ेह कमांड है कि मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो हैं वो फिर वहाँ पे खामोश नहीं रह सकती कि अगर वहाँ पे कोई ज़्यादती हो रही है तो वो नहीं हो सकती। वहाँ पे अदालत जो है, अदालत का चेक एंड बैलेंस है वहाँ पे। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 भी यही कहता है कि जब किसी कोई लीगल डिसेबिलिटी में है या कोई नाबालग है तो उसके मफाद की हद तक तो कोई भी गार्डियन जो है वो स्टेटमेंट दे सकता है, लेकिन उसके मफाद के एडवर्स स्टेटमेंट नहीं दे सकती, उनके वेलफेयर की हद तक दिया जा सकता है। लेकिन उनका मफाद अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो ऐसी स्टेटमेंट की कोई अहमियत नहीं है। लास्टली ये भी बता दें कि इस फैसले के बाद जो माजी में सिविल कोर्ट्स या फिर रेवेन्यू हुकाम की जानिब से जो मशकूक या समझौतों और जो जिस भी तरह से जो भी सेटलमेंट हम कह लें कि की गई होगी, क्या उनको दोबारा से अदालतों में लाया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है इस फैसले के बाद? देखिए जी, होता यह है कि जो भी इस फैसले में डायरेक्शंस भी दी गई हैं नीचे, जो मुतल्लिका महकमे हैं या अदालतें हैं या रेवेन्यू कोर्ट्स हैं या सिविल कोर्ट्स हैं, कि जब नाबालगान के मामलात आपके सामने आए या ख़वातीन पर्दानशीन लेडीज़ के मामलात सामने आए, तो उनके चाहे वो विरासत के मामलात हैं, चाहे प्रॉपर्टी राइट्स के मामलात हैं, तो उनको देखते हुए आपने ऑर्डर 32 जो है उसको ऑब्जर्व करना है, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का सेक्शन 29 है उसको ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद पर्दानशीन लेडी जो है उसको अगर वो कानून इजाज़त देता है कि सेक्शन 75 CPC जो है वो कहता है कि पर्दानशीन लेडी जो है जो कि माशरे में नहीं आती, कल्चर कस्टम वाइज जो है वो पर्दा करती है, या वो सादा है या वो इलिटरेट है, वो माशरे के रमूज़ो अकाब नहीं जानती, कि तो उसके लिए ज़रूरी है फिर जिसने पर्दानशीन लेडी से कोई ट्रांजैक्शन की है तो वो बेनिफिशरी जो है वो साबित करेगा कि ये बिल्कुल फ्री विल से थी, कानून के मुताबिक थी। अगर वो कहती है कि मुझे प्रॉपर नहीं बताया गया, यहाँ तक भी अदालतें फरमाती हैं कि पर्दानशीन लेडी की जो स्टेटमेंट जब होती है उसको प्रॉपर वकील उसके साथ हो, उस स्टेटमेंट को उसको कॉन्सिक्वेंसेस अदालत बताए। SOPs भी हैं जो कि अदालत की जानिब से मुकर्रर किए गए। बहुत शुक्रिया आपका, वो साहब हमारे साथ मौजूद थे।